नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण टॉपिक रावलाट एक्ट के बारे में। रावलाट एक्ट क्या है, रावलाट एक्ट कौन लाया था, कब लाया था और रावलाट एक्ट लाने के पीछे ब्रिटिशर्स का क्या रीजंस रहा है, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि रावलाट एक्ट के साथ जलियांवाला बाग का क्या कनेक्शन रहा है। चलिए शुरू करते हैं। रावलाट एक्ट 1919। रावलाट एक्ट को सर सिडनी रावलाट के नेतृत्व में 1919 में सर सिडनी रावलाट के नेतृत्व में 1919 में रावलाट एक्ट को लागू किया गया था। इसका पूरा नाम था एनार्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसका पूरा नाम था एनार्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। देखिए, ब्रिटिशर्स रावलाट एक्ट को लाने के पीछे कई सारी रीजंस रहा है, जिनमें से 3 प्रमुख रीजन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। पहला रीजन तो ये हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अंग्रेज को लागने लगा है कि भारतीय भी अपनी आज़ादी के लिए युद्ध कर सकता है और भारतीयों को दमन करने के लिए इस कानून को लाया था। पहला तो ये हो गया। सेकंड हो गया क्रांतियों को दमन करना। थर्ड ये हो गया भारतीयों को हमेशा के लिए दबा के रखने के लिए इस कानून को लाया था। देखिए, एक बात तो क्लियर हो गया, साफ साफ लिखा हुआ है कि भारतीयों को दबाने के लिए इस कानून को लाया था। मतलब भारतीय कभी अपनी हक के बारे में, अपनी आज़ादी के लिए बात ना कर सके, इसलिए इस कानून को लाया था, रावलाट एक्ट को लाया था। इस 3 रीजन में से जो प्रमुख रीजन रहा है वो रहा है क्रांतियों को दमन करना। क्रांतियों को दमन करना मतलब देखिए, उस समय भारतीय जो नेता था वो लोगों को 2 भागों में बटा गया था। पहला तो हो गया गरम दल, दूसरा हो गया नरम दल। गरम दल का जो नेता था वो लोग हमेशा चाहते थे कि अपनी हक को, अपनी आज़ादी को छीन ले, और नरम दल का जो नेता था वो लोग अहिंसा के रास्ते से चलना बेटर समझता था। तो इसलिए अंग्रेज ने इस गरम दल के नेताओं को दमन करने के लिए भी इस कानून को लाया था, जिसका नाम था रावलाट एक्ट। देखिए, इस कानून को महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था। महात्मा गांधी इस कानून को किस लिए काला कानून कहा था? देखिए, महात्मा गांधी हो गया पढ़ा लिखा आदमी, बैरिस्टर आदमी, तो इस कानून के बारे में महात्मा गांधी को सब कुछ भली भांति मालूम था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून अर्थात ब्लैक लॉ भी कहा था। महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहने के पीछे भी बहुत सारा रीजन है, जिनमें से इसका भी मैं 2-3 रीजन आप लोगों को लिए लाया हूँ। देखिए, काला कानून इसलिए कहा था कि आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 2, शक आपकी घर का भी तलाशी ले सकता है। शक के आधार पर आपका घर का तलाशी ले सकता है। नंबर 3, इस कानून के तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो आप किसी भी तरह के अपील, वकील, दलील व्यवहार नहीं कर सकते। देखिए, महात्मा गांधी इस कानून को काला कानून भारतीय के लिए क्यों काला कानून कहा था? भारतीय के लिए ये रावलाट एक्ट काला कानून था, जो महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा था। काला कानून किस लिए कहा था? पहला तो ये हो गया, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार कर सकता है, शक के आधार पर आपका घर का तलाशी ले सकता है, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है, इस कानून के तहत अगर आप गिरफ्तार हुए तो आप अपील, वकील, दलील कुछ यूज नहीं कर सकते। मतलब अपील, वकील, दलील मतलब ये हो गया, एक पढ़ा लिखा वकील यूज नहीं कर सकते ताकि आपके केस को लड़ सके। आप किसी भी तरह के आपका किसी भी तरह के कागजात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ताकि आप बोल सके कि सर जी मैं निर्दोष हूँ। आपको जो कोर्ट ने फैसला देगा वही आपका आखिरी फैसला होगा, नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहीं पे भी चले जाए। तो जिसके लिए महात्मा गांधी ने इस कानून को काला कानून कहा था। महात्मा गांधी था पढ़ा लिखा आदमी, महात्मा गांधी था बैरिस्टर, तो महात्मा गांधी को इस कानून के खिलाफ भली भांति मालूम था इस कानून से भारतीयों को क्या नुकसान हो रहा है, भारतीयों को कैसे चारों तरफ से दबाया जा रहा है, इस सबको, ये सारी चीज महात्मा गांधी भली भांति समझता था। इसलिए महात्मा गांधी ने इस काला कानून के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया
जिसका नाम था रावलाट आंदोलन। देखिए, ये हो गया आपका ब्लैक लॉ, मतलब काला कानून। काला कानून में नो अपील, नो वकील, नो दलील। ना आप अपील कर सकते कोर्ट में कि मैं इस कोर्ट का जजमेंट मुझे सही नहीं लगा, मैं दूसरा कोर्ट में जाऊंगा, ये भी नहीं होगा। ना आप एक वकील यूज कर सकते हैं पढ़ा लिखा कि मैं आपके केस को लड़ सके। ना आप दलील यूज कर सकते हैं जो आप ये कोर्ट को बोल सके कि सर जी मैं निर्दोष हूँ, मुझे बिना वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। खैर चलिए, तो महात्मा गांधी ने इस काला कानून के खिलाफ एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था रावलाट आंदोलन। इस रावलाट आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी खुद ही कर रहा था, और महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि अपने छोटे वर्ग के नेताओं को कि आप लोग भी अपना एरिया में इस रावलाट आंदोलन को मजबूती से पकड़ के रखे और थोड़ा आगे ले जाए, जिसके तहत 6 अप्रैल 1919 में सर्वव्यापी हड़ताल का घोषणा हुआ। हड़ताल का घोषणा होने का ठीक 2 दिन बाद, अर्थात 8 अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल को भारत व्यापी हड़ताल का घोषणा किया। 8 अप्रैल में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करते ही इस बात को चिंगारी की तरफ फैलने लगा, और इसका विरोध प्रदर्शन सबसे ज़्यादा पंजाब में देखने लगा। उस समय पंजाब का 2 प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए पंजाब में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करते ही पंजाब के लोगों की मनोबल टूटने लगा, और पंजाब के लोगों ने सोचने लगा कि अभी हम लोगों का 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो हम लोग अपना इस रावलाट आंदोलन को आगे कैसे ले जाए। तो जिसके तहत 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। देखिए, 6 अप्रैल 1919 ने महात्मा गांधी ने भारतव्यापी एक हड़ताल का घोषणा किया, एक हड़ताल। 8 अप्रैल 1919 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी को गिरफ्तार करते ही इस बात का सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगा पंजाब में होने लगा। और पंजाब का 2 सबसे बड़ा प्रमुख नेता था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को गिरफ्तार करते ही पंजाब के लोगों को ऐसे लगने लगा है कि हम लोगों का अभी 2 प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, तो हम लोग का जो ये रावलाट आंदोलन है, इस आंदोलन को कैसे आगे ले जाए। जिसके तहत 13 अप्रैल 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 में सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करते ही पंजाब के लोगों ने 13 अप्रैल 1919 में इन दोनों को छोड़ने के लिए सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। और आह्वान कहाँ किया था? जलियांवाला बाग नाम की एक जगह में। उस जगह में 13 अप्रैल 1919 में हजारों लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उस समय भारत का जो ब्रिटिश वाइसरॉय था वो था लॉर्ड सैम्सफोर्ड था, और अमृतसर का गवर्नर जनरल था जनरल ओडायर,
और अमृतसर का जो कमांडर यानी कि सेनापति था वो था जनरल आर डायर। देखिए, जब जलियांवाला बाग में भारतीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया, तब जो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड सैम्सफोर्ड था, लॉर्ड सैम्सफोर्ड ने जनरल ओडायर को ये ऑर्डर दिया कि तुरंत आप इस विरोध प्रदर्शन को रोके। और जनरल आर डायर को ये ऑर्डर दिया कि आप जितना जल्दी हो सके आप इस विरोध प्रदर्शन को रोके। और जनरल आर डायर ने गोरखा रेजिमेंट को लेके जलियांवाला बाग में पहुंच गया, गोरखा रेजिमेंट को लेके। तो जलियांवाला बाग में आने जाने का रास्ता एक ही था। तो जनरल आर डायर पहुंच के भारतीय लोगों को 3 मिनट का समय दिया कि आप लोग इस विरोध प्रदर्शन को जितना जल्दी हो सके बंद कर दे। और 3 मिनट के बाद भारतीय लोगों के ऊपर भीषण गोलीबारी की, जिसके कारण बूढ़ा, बच्चा, बुजुर्ग, महिला हजारों की संख्या में मौत हो गई। इस घटना के बाद भारत की चारों तरफ आग लग गई और चारों तरफ ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। और चारों तरफ से ब्रिटिशर्स ने जो भारतीयों को सम्मान दिया था वो सम्मान भी ब्रिटिशर्स को वापस देने लगे। जैसे कि देखिए, त्याग पत्र, मतलब जो सम्मान दिया था उस सब ब्रिटिशर्स ने वापस देने लगे। जिनमें से पहला था गांधी जी का केसरी हिंद। गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने केसरी हिंद नाम का एक सम्मान दिया था, वो भी महात्मा गांधी ने वापस कर दिया। ठाकुर जी मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर को सारनाइटहुड का भी एक सम्मान दिया था, ठाकुर जी ने वापस कर दिया। और इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स को टेंशन होने लगा कि भारतीय अभी युद्ध ना शुरू कर दे, जिसके कारण भारतीयों को दबाने के लिए एक ब्रिटिशर्स ने आयोग गठन किया, जिस आयोग का नाम था हंटर आयोग। एक आयोग गठन किया जिसका नाम था हंटर आयोग। इस हंटर आयोग में 3 भारतीय था, 5 ब्रिटिशर्स था, टोटल 8 सदस्य थे। 3 भारतीय, 5 ब्रिटिशर्स, टोटल 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्य का जो टीम था, इस टीम ने जांच के बाद ये फैसला दिया कि जनरल ओ डायर, जो कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट का जो ऑर्डर दिया था जनरल ओ डायर, इस जनरल ओ डायर को निर्दोष करार दिया इस हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष करार दिया। और जनरल ओ डायर को इंग्लैंड में बुला लिया, अंग्रेजों ने इंग्लैंड बुला लिया। तो इस बात से इंडियन नेशनल कांग्रेस था खून खोल गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलने लगा नहीं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। जो हंटर आयोग है, इस हंटर आयोग ने ये गलत तथ्य दिया है, जिसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, ये देख सकते हैं आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग गठन किया, जिस आयोग ने जनरल ओ डायर को दोषी करार दिया। मतलब हंटर आयोग, जो कि 5 तो ब्रिटिशर्स ही थे, इस आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष करार दिया। हंटर आयोग ने जनरल ओ डायर को निर्दोष करार दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जो आयोग गठन हुआ था, इस आयोग ने जनरल ओ डायर को दोषी करार दिया। और जनरल ओ डायर को दोषी करार देते ही ब्रिटिशर्स को और ज्यादा डर बढ़ने लगा, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को दिखाने के लिए 1922 में इस रावलाट एक्ट को विड्रॉ कर लिया। 1922 में इस रावलाट एक्ट को विड्रॉ कर लिया। देखिए, भले ही ब्रिटिशर्स ने 1922 में इस कानून को विड्रॉ कर लिया हो, लेकिन जो 13 अप्रैल 1919 में भारतीयों को गोली से भून दिया गया,
एक लड़का था पंजाब का जिसका नाम था उधम सिंह। इसने ठान लिया था कि ओडायर को एक हिंदुस्तानी के हाथों में ही मरना था। और 1919 में जो घटना हुआ था, मतलब 1919 में हुआ था जलियांवाला का घटना, और 1940 में 21 साल बाद उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर कैक्सटन हॉल में जनरल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी। जब पुलिस ने उधम सिंह को पकड़ लिया तब उधम सिंह ने यह कहा था कि इस आदमी ने निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया था और जिसके कारण इसको भी एक भारतीय के हाथों में ही मरना था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रावलाट एक्ट क्या है और रावलाट एक्ट के साथ जलियांवाला बाग का क्या कनेक्शन रहा है, समझ गए होंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।